हेलो गाइस, ट्रिकोलॉजी स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसे बेस्ट रिसोर्स है जिसका यूज करके आप नीट 2026 का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो किसके लिए है तो मैं बता दूं कि ये वीडियो क्लास 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है और ड्रॉपर के लिए भी है। और ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी रिसोर्सेज रिलेटेड वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी रिसोर्सेज रिलेटेड वीडियो बनाई गई हैं यूट्यूब पे, वो केवल या तो अपने बुक्स की प्रमोशन करते हैं या तो केवल आपको बस एनसीईआरटी बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा कंप्लीट रिसोर्स है जिसके थ्रू आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, कंप्लीट ए टू जेड रिसोर्सेज की वीडियो है। आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो मैं बात करता हूँ स्टूडेंट की। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रिवीजन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रिवीजन और रिसोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। तो इसका क्या कनेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप पीडीएफ को कंपाइल करते जाएंगे, रिसोर्सेज को कंपाइल करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन का रेट जो है वो घटता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का रेट घटता जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भैया अब हमें क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है कि रिसोर्सेज को मत बढ़ाइए, अपने रिवीजन को बढ़ाइए। रिसोर्सेज को मत बढ़ाइए, अपने मॉक टेस्ट को बढ़ाइए। रिसोर्सेज को मत बढ़ाइए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाइए। समझ में आ रहा है आपको? आपको इन सब चीजों को, आपको रिसोर्सेज को एक रख के और कम करना है। बाकी और रिसोर्सेज को आपने कंपाइल किया हुआ है, उसे आपको कम करना है। उसका जो इस्तेमाल है आपको रिवीजन में करना है, मॉक टेस्ट में करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। इस जगह इसको बढ़ाइए ना। आप इसको बढ़ाने के चक्कर में, इसको बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप अपना एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। जब अपना एनर्जी गलत जगह लगाएंगे तो आपको रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट भी आपको जीरो मिलने वाला है। तो ठीक है, तो आप ओरिएंटेड तैयारी करिए। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज हमें किसी कौन से सब्जेक्ट के लिए देखना है। तो देखो यार, नीट के सिलेबस में हमारे पास फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, साथ ही साथ। और इस सब्जेक्ट के हम बात करते हैं कि कितने सब डिविजन्स बने हुए हैं। तो देखो, पहला तो फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है। फिजिक्स तो सिंगल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के 3 सब डिवीजन हो जाते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की तुम देख सकते हो, बायोलॉजी में एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी क्या है। देखो, एनसीईआरटी, तुम जितनी भी वीडियोस देखोगे उसमें तुमको एनसीईआरटी के बारे में बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है और हम हमेशा एनसीईआरटी की बात क्यों करते हैं। तो देखो, जिस तरीके से अगर आप किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो आपको एक गाइड बुक दी जाती है कि आपका एयरपोर्ट यहाँ पर है, विजिटिंग प्लेसेस यहाँ पर है, गार्डन यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, ऐसे ऐसे उसमें सब कुछ लिखा होता है। उस तरीके से एनसीईआरटी भी एक गाइड बुक है, एक कोर बुक है आपका, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक से सवाल बनाते हैं वो लोग, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि आपको उसे एनालाइज करना पड़ेगा। जिस तरीके से नीट 2025 का पेपर आया है, लोगों ने बोला कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी था। जेनेटिक्स में जैसे कि ट्विंस कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप किसी भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो तो वो बताते हैं कि ट्विंस का कॉन्सेप्ट वो अपने नोट्स में जरूर लिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। बस ये है कि हम क्या है, हमारी आदत बन चुकी है, कोविड एरा के बाद हमारी ये आदत बन चुकी है कि जो एनसीईआरटी के लाइन में लिखा रहेगा बस हम उसे पढ़ेंगे, और जो लाइन में नहीं लिखा रहेगा हम उसे नहीं पढ़ेंगे, यानी कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको टीचर्स भी बता दिया हूं कि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस टीचर्स है जिसे पढ़कर आप नीट 2026 का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो टीचर्स, अच्छे टीचर्स को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसोर्सेज के साथ आपको टीचर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, और इनफैक्ट रिसोर्सेज में ही टीचर्स आते हैं। तो अब हम देखते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी को देखो, रटो मत, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी की लाइन रटकर आप बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप उसे जब समझेंगे कि हाँ, अगर एक कोई एक सब टॉपिक दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड हमें सारी पढ़ाई करनी है, उससे रिलेटेड। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी आपकी एक गाइड बुक बन जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि एक जनरल बेसलाइन क्या होनी चाहिए कि भैया मुझे एक जनरल बेसलाइन बता दीजिए कि मुझे इतने सब्जेक्ट में तो करना ही है, मतलब ये सारी चीजें हमें करनी है। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्लासेस तो करनी है। तुम चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो चाहे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, क्लासेस रोज करनी है, और क्लासेस को फुल फोकस के साथ देखना है। हमेशा
क्लासेस को तुम्हें फुल फोकस के साथ देखना है। अगर तुम क्लासेस को फुल फोकस के साथ नहीं देखते हो, अगर तुम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एनरोल हो, तो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो एनरोल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास में मस्ती करते हैं, क्लास में फोन चलाते हैं या किसी से बातें करते हैं। उनका फोकस क्लास में होता नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो क्लास में फुल फोकस नहीं होते। फिर वो घर पे आके उसी लेक्चर्स को ऑनलाइन देखते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस मिला होता है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का, वो आके ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, फिर वो अपना ऑनलाइन में समय खराब करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने क्लासेस की भी समय खराब कर ली, आप लोग घर पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे, जो रिवीजन कर सकते थे, आपने उसे भी खराब कर लिया। तो इससे क्या है, इससे आप बहुत ज्यादा पीछे चलते जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास में फोकस के साथ पढ़ रहा है, वो घर पे आके रिवीजन कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो भाई साहब आप तो पीछे हो गए ना। और याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई एक्सेप्टेंस का एग्जाम नहीं होता। ये एग्जाम कोई सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम रिजेक्शन का एग्जाम है। आपने एक गलती करी नहीं कि आप रेस से बाहर हुए नहीं। तो आपको अब तो जिस तरीके का पेपर आ रहा है, आप थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप उसी हिसाब से चलिए कि आपके लिए क्या बेटर हो। इसीलिए क्लासेस में, चाहे वो तुम ऑफलाइन क्लासेस में हो, चाहे तुम ऑनलाइन क्लासेस में हो, फुल फोकस के साथ क्लास को करना है, याद रखना। अब बात करते हैं नोट्स की। तो भैया नोट्स अपने बनाए कि किसी के, अपने दोस्त के नोट्स ले लें या किसी टीचर्स के नोट्स ले लें। तो मैं बोलूंगा, देखो यार, मेरी प्रेफरेंस तो हमेशा सेम रहती है, कि मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि तुम खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि खुद के नोट्स में वो बात होती है जो किसी और के नोट्स में नहीं होती। खुद के नोट्स खुद की राइटिंग में होते हैं। तुम कौन सी चीजें कहाँ लिख रहे हो तुम्हें पता होती है, किसी और को नहीं पता होती है। क्योंकि किसी और के नोट्स में तो वो अपने तरीके से लिखेगा ना, कि तुम्हारे तरीके से थोड़ी लिखेगा वो। तो खुद के नोट्स बनाओ, और जब तुम नोट्स बना रहे होते हो तो तुम्हारा दोबारा रिवीजन भी होता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डीपीपी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीपीपी जब तुम करते हो, तो डीपीपी जब तुम करते हो तो उस दिन का, जो उस दिन मान लो लेक्चर 1 पढ़ाया गया, उसकी डीपीपी दी गई आपको बेसिक मैथ्स की। ठीक है, तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि मैंने जो लेक्चर 1 में पढ़ा वो मुझे सारी चीजें आती हैं। आप जब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो डीपीपी से, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और यहाँ पर आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि हाँ यार, मुझे ये चीज एक्सपोनेंट समझ में नहीं आया, मुझे लॉगरिथम समझ में आ गया, तो आप एक्सपोनेंट को दोबारा जाके पढ़ लोगे। तो इस तरीके से आप हर दिन का एनालिसिस कर सकते हो अपने डीपीपी के थ्रू। बहुत सारे बच्चे डीपीपी को इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं, हमें डीपीपी को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किसी भी मटेरियल को, जो भी मैं बता रहा हूं, किसी भी मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि भैया नोट्स हमें क्यों बनाने चाहिए, नोट्स क्यों जरूरी है, अपने हैंड रिटन नोट्स क्यों चाहिए, जरूरी है। देखो मैं तुम्हें साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि नोट्स क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जब तुम नोट्स बनाते हो, जब तुम लेक्चर्स को देखते हो, चाहे तुम ऑफलाइन देख रहे हो चाहे तुम ऑनलाइन देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना वहां पे माइंड लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। साथ में जब तुम नोट्स लिखते हो तो तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम आंखों से देख रहे हो, यानी तुम्हारी सब कुछ, माइंड, हैंड, आईज, तुम्हारा विजुअल, तुम्हारा माइंड, सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। और जब कोई चीज एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती है, तुम्हारा फोकस जो है ना भाई साहब, वो एक्सेलेंट होता है। जब तुम्हारा फोकस एक्सेलेंट होगा तो तुम्हारा रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत आउटस्टैंडिंग आने वाला है। इसीलिए हमें नोट्स खुद के बनाने चाहिए। मैंने अब तुम्हें साइंटिफिक रीजन दे दिया। तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुम कुछ मत करो, तुम 20 से 30 मिनट बस केवल ये प्रैक्टिस करके देख लो। तुम्हें खुद पे खुद बिलीव हो जाएगा कि हाँ भैया, इसलिए हम सही बोल रहे हैं। ऐसा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करी हैं, रिजल्ट देखा है, फिर मैं किसी और को बताता हूं। तो अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में देखो यार, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रैक्टिस। जब तक तुम फिजिक्स में सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम फिजिक्स में एक्सेलेंस हासिल नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें फिजिक्स में सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, टीचर्स चाहे 500 क्वेश्चन तुम्हारे साथ क्लास में कर दे, तुम कुछ भी नहीं सीख रहे होते उससे। उससे बस हमें कि सुडो बिलीव होता है कि हम इस टॉपिक को सीख लिए। मान लो टीचर कोई टॉपिक को लिख रहा है, कोई फिजिक्स के क्वेश्चंस को करा रहा है, वो तो खुद कर रहा है ना, तुम कहाँ कलम चला रहे हो। तुम भी कलम चलाओ, जब उस वीडियो को रोको, कलम चला के उसमें देखो कि हाँ, कौन से क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक्स मुझे नहीं आए, कौन से कॉन्सेप्ट को मैं नहीं सीख पाया, फिर तुम सही मात्रा में उसको सीख पाते हो। तो हमें खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब देखते हैं कि पहले हमें क्या करनी है। पहले हमें क्लास नोट्स के सवाल को ढंग से रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे क्लास में नहीं बने, उसे स्टार मार्क करके या किसी कॉपी पे उस वीडियो का जो टाइमलाइन है वो लिख लो। उसके बाद जब तुम शाम को बैठो रिवीजन करने के लिए, तो जो पहली बार में नहीं बने थे उस क्वेश्चंस को फिर से उसे सॉल्व करो, फिर उसके सॉल्यूशंस को देखो। इस तरीके से तुम 2-3 बार एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें डीपीपी को सॉल्व करना है, डीपीपी डेली करना है, और उसका कारण मैंने तुम्हें पीछे बता दिया है। पीवाईक्यूज, भाई साहब, पीवाईक्यूज एक ऐसी चीज है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि पीवाईक्यू से तो क्वेश्चंस आता ही नहीं है, क्योंकि बस उन्हें किसी भी तरीके से आंसर चाहिए। पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन है, उसे हमें आंसर चाहिए, हमें मतलब नहीं है एनालिसिस क्या हो रहा है, पीवाईक्यू इस क्वेश्चन को क्यों बनाया गया, इसके 4 ऑप्शंस में क्या कौन सी बातें छुपी हुई हैं। तो पीवाईक्यू आपको कैसे करनी है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पीवाईक्यू कैसे करनी है।
पीवाईक्यूज में आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जो आपको 4 1 2 3 4 जो आपको चारों ऑप्शन दिए होते हैं। एक-एक ऑप्शंस को एनालाइज करो, एक-एक ऑप्शंस को एनालाइज करो। बेशक तुम्हारे जो पीवाईक्यूज करने का जो टाइम है, अगर तुम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे होते हो, तुम 10 मिनट में 5 क्वेश्चन ही कर पाओगे, लेकिन उस 5 क्वेश्चन में तुम क्या कर पाओगे? तुम एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि तुम एक-एक ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हो। इसीलिए पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं करना है, पीवाईक्यूज को हमेशा लगाना है और कोशिश करो कि हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाएं, जिससे तुम्हारे ऊपर लास्ट में कोई बर्डन ना आए और तुम स्मूथली आराम से चल पाओ अपने सिलेबस के थ्रू। अब देखो, किसी भी कोचिंग्स का जो मॉड्यूल है और किसी भी टीचर्स का जो खुद का मॉड्यूल या असाइनमेंट है, उसे हमें जरूर सॉल्व करना है। क्योंकि क्योंकि देखो, मैंने पहले बोला ना कि पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम एक्सेलेंस हासिल कर पाओगे फिजिक्स में। तो क्वेश्चंस तो भाई सॉल्व करो। और मेरा रिकमेंडेशन देखियो यही है कि भाई तुम एलन के मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा होता है। जितने बच्चों ने किया होगा उनको पता होगा कि एलन का मॉड्यूल सच में बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और मेरी एक बात याद रखना यार, कि 10 मटेरियल को 10 बार सॉल्व करने से अच्छा है कि तुम एक ही मटेरियल को 10 बार सॉल्व कर लो। इससे तुम बहुत अच्छा कर पाओगे अपने एग्जाम में। क्योंकि देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हम ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो हमें एक चैप्टर में नहीं करना है, वो हमें 32 फिजिक्स के 32 चैप्टर में वो करना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए जो हम हर चैप्टर में लगा सके। ऐसा नहीं हुआ कि हम बेसिक मैथ्स में, काइनेमेटिक्स में तो भाई साहब सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हम सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स में तो डीबीबी भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे सब्जेक्ट में अगर आप करोगे तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो वरना कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको कोई फायदा नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट में करोगे तभी फायदा होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो तुम देखोगे भाई, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक आईयूसी होती है, एक ओसी होती है। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो तरीका है वो अलग है, आईयूसी का तरीका अलग है, ऑर्गेनिक का तरीका अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर्स के नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टीचर्स के नोट्स और उनके क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दो। अच्छे से सॉल्व करो। वो जो फॉर्मूला लिखाते हैं उसे अलग से कॉपी बना के उसमें फॉर्मूला लिखते जाओ शुरू से। डीबीबी को डेली सॉल्व करना है। कोचिंग्स के मॉड्यूल को सॉल्व करना है, क्योंकि जिस जो फिजिक्स का स्ट्रैटेजी है वही फिजिकल केमिस्ट्री का भी स्ट्रैटेजी है। ठीक है। और तुम बोलोगे कि भैया कौन से कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करें, हमें तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यार चिंता मत करो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही जबरदस्त मॉड्यूल एक अपलोड करने वाला हूँ। वो उस मॉड्यूल में तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम किसी भी मॉड्यूल को कंपेयर करके देख लेना। उस मॉड्यूल में सब कुछ ए टू जेड वैरायटी है। उसमें सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बशर्ते तुम उसको सॉल्व कर लो। ठीक है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर दो कि भैया हमें टेलीग्राम लिंक दे दीजिए। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ लिख के लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अब बात करते हैं आईओसी की। देखो, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच है वही हमारा आईओसी का भी अप्रोच होगा। बस आईओसी में आपको मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना है। देखो यार, मॉड्यूल मैंने बहुत सारा एनालाइज कर लिया है, मॉड्यूल में बहुत ज्यादा इररेलेवेंट दिया हुआ है। हमें आईओसी में अपने नीट पीवाईक्यू पे फोकस करना है और आपको जेई मेंस के पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, और एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस करना है। आपने ये 3 चीज कर लिया तो आपका आईओसी आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई भी रोक नहीं सकता आपको आईओसी में फुल में से फुल लाने में। ठीक है। कुछ आपको जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जेई मेंस के रेलिवेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। अब कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आप बोलेंगे कि भैया इसके हमें क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो टेंशन ना लो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पूरी पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ जेई मेंस की आईओसी की। ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। अब बात करते हैं ओसी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो, चाहे आईओसी हो चाहे ओसी हो, दोनों के लिए पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एनसीईआरटी इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, चाहे वो आईओसी की बात हो चाहे वो ओसी की बात हो। ठीक है। तो जैसा तुम फिजिकल केमिस्ट्री में करते आए हो, आईओसी में करते आए, आईओसी में करते आए, वैसे तुम्हें ऑर्गेनिक में भी करना है, सेम फॉलो करना है। ठीक है। तुमको ओसी में मॉड्यूल लगाना है। अब फिर तुम बोलोगे कि भैया हमें तो पता नहीं है कौन सा मॉड्यूल लगाना चाहिए, तो इसमें भी मैं तुम्हें एक जबरदस्त मॉड्यूल देने वाला हूँ। तो बस चैनल पर बने रहो, तुम्हें मॉड्यूल अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पर। अब देखो, मैं बोला ना कि तुम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी इसमें करो। तो एनसीईआरटी के जो तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे तो तुम सॉल्व करते रहो, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी तुम डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये तो पूरी बात हो गई हमारी फिजिक्स की और फिजिक्स की। ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी को कैसे करें? देखो, बायोलॉजी एक थ्योरी वाली सब्जेक्ट है ना, ये एक थ्योरी वाली सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें मेन फोकस करना है हमारे रिवीजन पे। हमारा रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए बायोलॉजी पर। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आपको जो भी किताबें अच्छी लगती हैं, जो भी आपके टीचर्स बुक्स बताते हैं, अगर आप चाहें तो वो सॉल्व कर सकते हैं। और और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप चाहते हैं कि भैया आप कुछ बताइए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मैं देखो यार, मैं हमेशा मॉक टेस्ट के थ्रू प्रीफर करता हूं। तो आप एक इंस्टीट्यूट है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, जिसके बायोलॉजी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं।
आप उनके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो उनके ऐप से भी खरीद सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया प्लीज आप प्रोवाइड कर दीजिए, हम किसी कारण से नहीं ले सकते, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, आज के इस वीडियो में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, कंप्लीट पैकेज दे दिया कि कौन सी रिसोर्सेज को तुम फॉलो करोगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मैंने जो भी बताया है उसे कॉपी पे लिख लो, अपने दीवार पर पेस्ट कर लो कि मुझे केवल और केवल यही रिसोर्सेज को फॉलो करना है। और यकीन मानो, अगर तुमने इतना सब कुछ सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे जो भी मैंने बताया है सारे चैप्टर्स में कर लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात की गांठ बांध लो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर तुम्हें कंटेंट समझ में आया हो और तुमने कोई पिछला वीडियो देखा हो, तुम्हें लगा हो कि हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे जर्नी में कुछ मदद कर सकता हूं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।